and doctors, welcome to Let's Learn Medicine. I am Dr. Jyotsna Pandey. This is continuation of my first video which was about DNA viruses. I was talking about HSV1. Now we will talk about HSV2 virus. So मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि HSV2 वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिलो हिप बोन होते हैं, मतलब ये नीचे का इन्फेक्शन करेंगे. तो नीचे क्या होता है, जेनाइटेलिया, तो ये जेनाइटेलिया का इन्फेक्शन करेगा. तो अब इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं. तो HSV2 कैसे होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है. इसके अलावा ये पेरीनेटल होता है, मतलब अगर मदर को जेनाइटल इन्फेक्शन है और हम उसका बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, वजाइनल डिलीवरी करेंगे, तो वो इन्फेक्शंस जो है बच्चे की आँख में लग सकते हैं, बच्चे की स्किन में लग सकते हैं और उस वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, तो इसका पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी होता है. तो इसके डिजीजेस क्या क्या होते हैं, हर्पीस जेनाइटलिस और नियोनेटल हर्पीस. मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ. तो ये देखिए, ये जेनिटेलिया में इस पर्सन को विसाइकल हो रखे हैं. ये मल्टीपल विसाइकल्स होते हैं एक साथ. तो ये हमारी हेल्प करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करने में कि जो बाकी सारे अल्सर्स होते हैं कुछ सिंगल भी होते हैं. तो ये जो है ये मल्टीपल विसाइकल्स होते हैं इसमें जेनाइटल इन्फेक्शन में. ठीक है, देन इससे होता है नियोनेटल हर्पीस. आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी से ये बच्चा हुआ था और इस पे वो मदर के वजाइनल फ्लूइड से HSV2 लग गया है, जिस वजह से बच्चे को ये विसाइकुलर इरप्शंस हो गए हैं उसके फेस पे. ठीक है, अब गोल्डन पॉइंट्स हमें क्या याद रखना है HSV2 के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HSV1 जो है वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में लेटेंट रहता है. तो HSV2 जो है वो सेक्रल गैंग्लियन में लेटेंट रहता है. ओके, इसके अलावा ये वायरल मेनिंजाइटिस करवाता है. मैंने आपको बताया था कि HSV1 जो है वो टेम्पोरल लोब एनकेफेलाइटिस करवाता था और जो HSV2 है ये मेनिंजाइटिस करवाता है. HSV1 जो है वो भी करवाता है मेनिंजाइटिस, पर वो HSV2 से कम ही करवाता है. ठीक है, तो HSV2 जो है वो मोर कॉमन कॉज है वायरल मेनिंजाइटिस का देन HSV1. अब हम नेक्स्ट वायरस पे पहुंचते हैं जो कि है वेरिसेला जोस्टर वायरस. ठीक है, इसको हम ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 भी कहते हैं. इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जान लेते हैं. इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड फ्रॉम विसाइकल्स. ओके, और इससे डिजीजेस क्या क्या होती हैं, चिकन पॉक्स, शिंगल्स, एनकेफ्लाइटिस एंड न्यूमोनिया. ठीक है, तो चिकन पॉक्स तो मैक्सिमम लोगों को बचपन में होता ही है, पर अगर चिकन पॉक्स अडल्ट में होता है तो वो उससे भी ज़्यादा सीरियस होता है. ठीक है, अब चिकन पॉक्स तो सबको पता है कि इंसान को फीवर आता है, बॉडी में रैशेज होते हैं, विसाइकुलर इरप्शंस होते हैं और वो मेनली फेस और ट्रंक को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, तो ये चिकन पॉक्स है. इसमें मेनली पहले हमें फेस पे रैशेज होंगे, ट्रंक पे रैशेज होंगे, देन वो हमारे हाथ पैर पे फैल जाएंगे. ठीक है, तो चिकन पॉक्स हो गया. देन शिंगल्स क्या होता है कि जो ये वायरस है ये भी लेटेंट छुपा रहता है किसी न किसी डर्मेटोम में, और फिर जब हमारा इम्यूनिटी लो हो जाता है तो ये रीअपियर करता है किसी पर्टिकुलर डर्मेटोम में. तो हम देख रहे हैं कि इस पर्सन का एब्डोमेन का एरिया है, ये पर्टिकुलर एक डर्मेटोम है जिसमें बहुत सारे विसाइकल्स हो गए हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शिंगल्स. अब अगर किसी को शिंगल्स हुआ है तो कभी कभी ये कम्प्लीटली ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, मतलब बाद में भी आपको हमेशा इस डर्मेटोम में दर्द होता रहेगा. और इसके गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं कि अगर ये वायरस जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस ट्राइजेमिनल नर्व के ऑप्थेल्मिक ब्रांच में डॉर्मेंट रहता है, डॉर्सल रूट में, तो ये बाद में क्या करता है, हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस. ठीक है, तो इसका इमेज अभी मेरे पास है नहीं, पर अगर आप थर्ड ईयर में आई की बुक देखेंगे तो उसमें हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की इमेज आपको दिख जाएगी जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वायरस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एप्स्टीन बार वायरस. इसे हम ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 भी कहते हैं. इसका भी रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम ही है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस एंड सलाइवा. ज़्यादातर जो हर्पीज वायरस हैं सब सिक्रीशंस से ही हो रहे हैं, या तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो गया, सलाइवा हो गया, वजाइनल सिक्रीशन हो गया, सबके सब किसी न किसी सिक्रीशन से ही हो रहे हैं. एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है, इसे हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं और ये मेनली टीन्स में, अडल्ट में कॉमन है. और एप्स्टीन बार वायरस से डिजीज़ कौन सी होती है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. अब मैं थोड़ा सा आपको इस डिजीज़ के बारे में बता देती हूँ. तो मोनो मीन्स होता है ग्लैंडुलर फीवर, मीन्स ये ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करेगा. तो कौन से ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करेगा, ये इन्वॉल्व करेगा लिवर को, स्प्लीन को,
टॉन्सिल्स को, लिम्फ नोड्स को, और मेनली ये पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है। तो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है, हमारे टॉन्सिल्स की स्वेलिंग हो जाती है, लिवर की स्वेलिंग हो जाती है, स्प्लीन की स्वेलिंग हो जाती है, सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं इप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन में। इवन जिसको इन्फेक्शन होता है उसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका स्प्लीन रप्चर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। मैं आपको इसका फोटो दिखा दे रही हूँ। देखिए, ये पर्सन का टॉन्सिल है जो कि वायरस से पूरा इन्फेक्टेड है और इसका साइज देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये टॉन्सिल का इन्फेक्शन भी करवा सकता है, इसी को हम इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस बोलते हैं। उसके अलावा इप्स्टीन बार वायरस जो है वो एसोसिएटेड होता है बर्किट लिम्फोमा से, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा से, और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स भी कॉज करता है ये। तो मैं आपको बर्किट लिम्फोमा दिखा देती हूँ। ये बर्किट लिम्फोमा का इमेज है। ये क्या है? ये एक कैंसर है लिम्फोइड टिश्यू का, जो कि इप्स्टीन बार वायरस से होता है। ये मेनली अफ्रीकन चिल्ड्रन में होता है। ठीक है, और इसमें पैरोटिड ग्लैंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो ये बर्किट लिम्फोमा है। देन ये नोस्ट्रिल है। ठीक है, ये राइट नोस्ट्रिल है। इसमें आप देख रहे हैं कि नेजोफेरिंक्स से ये मास निकल रहा है और ये ट्यूमर ग्रोथ है। ये है नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, जो कि इप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। अलॉन्ग दिस लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी कॉज करता है ये उन पेशेंट में जिनके अंदर ट्रांसप्लांट हुआ हो। अब इप्स्टीन बार वायरस का गोल्डन पॉइंट क्या है? ये जो है बी सेल को इन्फेक्ट करता है थ्रू CD21 रिसेप्टर। मीन्स इप्स्टीन बार वायरस जो है बी सेल को इन्फेक्ट करता है, और बी सेल जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में होते हैं, तभी तो ये बर्किट लिम्फोमा करवाता है ना। तो ये बर्किट लिम्फोमा जब बी सेल के थ्रू करवाता है तो ये बाइंड किससे करता है ये वायरस? तो वो बाइंड करता है CD21 से। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? सो दिस इज इप्स्टीन बार वायरस। तो अगर हमें बार में जाके बियर पीना है तो हमें 21 ईयर्स का होना होगा। उससे पहले तो हम अलाउड ही नहीं है बार में। तो बार में जाने के लिए कितना एज चाहिए होता है? 21 ईयर। ठीक है, तो बार जो है इप्स्टीन बार वायरस जो है वो बी सेल से वो बी सेल के किस रिसेप्टर से कंबाइन करेगा? CD21 रिसेप्टर से। अलॉन्ग दिस हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये इप्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव देता है। ये जो है हम क्या करते हैं कि शीप का ब्लड लेते हैं और उसको एग्लूटिनेट करते हैं। तो अगर ब्लड जो है इप्स्टीन बार वायरस से इन्फेक्टेड है तो ये टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम सोचते क्या है ना कि जैसे अगर किसी को मोनोन्यूक्लियोसिस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा फीवर होता है, उसको फेरिंजाइटिस होता है, उसके टॉन्सिल्स बढ़े हुए रहते हैं, तो पहला चीज़ हमारे दिमाग में क्या होता है कि उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, तो हम उसको एमॉक्सिसिलिन दे देते हैं, पर उसको इन्फेक्शन तो इप्स्टीन बार वायरस का है। तो अगर हम इप्स्टीन बार वायरस के पेशेंट को हम एमॉक्सिसिलिन दे देते हैं तो उसको मैकुलोपैपुलर रैशेज होने लग जाते हैं। तो उसके बाद हमें समझ में आ जाता है फाइनली कि उसको इप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन था। ओके, नेक्स्ट है CMV वायरस, जिसको हम ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 भी कहते हैं। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये कंजेनाइटल हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, सलाइवा से हो सकता है, यूरिन से हो सकता है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हो सकता है। ठीक है, और इससे डिजीजेस क्या क्या होंगी? सेम मोनोन्यूक्लियोसिस जो कि इप्स्टीन बार वायरस से भी होता था, पर डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसमें हमने देखा था कि हेट्रोफाइल एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, पर इसमें पॉजिटिव नहीं आता है और ये इम्यूनोकम्पिटेंट लोगों में होता है, जबकि CMV के जो बाकी के सारे इन्फेक्शंस हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है। तो जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनमें CMV क्या करवाता है? उनमें ये करवाएगा निमोनिया। और जो एड्स पेशेंट होते हैं उनमें CMV क्या करवाएगा? उनमें ये करवाता है ईसोफेजाइटिस, रेटिनाइटिस, और अगर प्रेग्नेंट लेडी से बच्चे में जाता है तो ये उनमें करवाता है कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन। तो मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है CMV रिलेटेड ईसोफेजाइटिस। ये ईसोफेगस की एंडोस्कोपिक इमेज है। ये जो अल्सर्स हैं ये CMV की वजह से हुए एड्स पेशेंट में। और ये रेटिनाइटिस है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे ये कॉटन वूल एक्सुडेट्स हैं और ये कितना सारा हैमरेजेस हैं इसमें हमारे रेटिना के इमेज में। ये फंडोस्कोपिक इमेज है, इसमें हम रेटिना को देख रहे हैं।
तो इसमें कॉटन वूल स्पॉट्स हैं और ये माइक्रो हेमरेजेस हैं जो कि CMV रेटिनाइटिस में होते हैं। अलॉन्ग दिस ये न्यू कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन है जिसमें बेबी का ब्रेन अफेक्टेड होता है जिससे उसको माइक्रोसेफली होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उस पर्सन का ईयर अफेक्टेड होता है जिससे उसको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है, जब प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, उस पर्सन को कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं क्योंकि उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, उसको लिवर लंग स्प्लीन के इश्यूज हो सकते हैं, उसको एपिलेप्सी हो सकता है, उसको परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट तक हो सकता है। ठीक है, और इसका गोल्डन पॉइंट क्या है कि जो CMV इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें आउल आई इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स दिखेंगे। ओके, जैसे अगर हम ये सेल देख रहे हैं माइक्रोस्कोपी में तो इसके जो इंक्लूजन्स हैं वो कैसे दिखेंगे, इस तरीके से, तो ये आउल आई की तरह दिखेंगे। तो इसी को बोलते हैं आउल आई इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स जो कि मिलते हैं CMV इन्फेक्टेड सेल्स में। अब हम आपको बताते हैं बचे हुए वायरसेस। तो नेक्स्ट वायरस होता है ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 और 7। 6 और 7 क्या करवाते हैं, तो पहले इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है सलाइवा। इनसे डिजीजेस क्या क्या होती हैं, तो 6 और 7 दोनों से ही एक ही बीमारी होती है जो कि होती है रोजियोला इन्फेंटम, जिसे हम एक्जेंथम स्यूबिटम भी बोलते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है, ये मेनली 2 साल से छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, जो बच्चे 2 साल से कम के होंगे उनमें ये बीमारी होती है। होगा क्या कि जो बच्चा होगा उसको बहुत तेज बुखार आ जाएगा, उसको बहुत हाई फीवर होगा और हाई फीवर की वजह से बाद में उसको सीजर्स आने लगेंगे और उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस भी होंगे। तो इसको हम बोलते हैं रोजियोला इन्फेंटम। और ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है, खुद ही ठीक हो जाता है, हमें बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ इमेज। तो ये बेबी है जिसको पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए हैं। पहले इसको हाई फीवर आया था और फिर उसकी पूरी बॉडी पे रैशेस हो गए हैं। ये बच्चा देखने से लगभग 1-1.5 साल का लग रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये 2 साल से कम के बच्चों में होता है। ठीक है, और HHV7 का भी यही होता है पर ये लेस कॉमन होता है देन HHV6, पर दोनों कॉज रोजियोला इन्फेंटम ही करते हैं। देन HHV8, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और HHV8 से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, तो इससे डिजीजेस मेनली HIV पेशेंट और ट्रांसप्लांट पेशेंट में होता है। और ये करता क्या है, तो ये कॉज करता है कपोसी सार्कोमा जो कि एंडोथीलियल सेल्स का न्यूप्लाज्म होता है। और ये कभी कभी GIT और लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है, पर मेनली ये स्किन के एंडोथीलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। मतलब स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके एंडोथीलियल सेल्स को वो इन्फेक्ट करेगा और वायलेशियस लीजन्स दिखेंगे। ये देखिए, ये हमारा स्किन है, ये स्किन के ऊपर ये जो मल्टीपल लीजन्स हैं ये एंडोथीलियल सेल का न्यूप्लाज्म है जो कि ऐसे प्रेजेंट कर रहा है। और ये है कपोसी सार्कोमा का इमेज। ठीक है, तो कपोसी सार्कोमा में स्किन ऐसा दिखेगा। ओके, अब हम कुछ हर्पीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो हर्पीज का हम डायग्नोसिस कैसे करते थे, पहले शैंक टेस्ट करके या फिर शैंक स्मेयर बना के। इसमें हम क्या करते थे कि जो पर्सन का विसाइकल है उसका हम स्मेयर बनाते थे, विसाइकल फ्लूइड का स्मेयर बनाते थे। और जब हम उसको देखते थे तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स दिखते थे। और ये मेनली किस में दिखते हैं, HSV1, HSV2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरसेस में। और क्या, इन तीनों वायरसेस में इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं काउड्री टाइप A इंक्लूजन। और मैंने आपको CMV का इंक्लूजन बता ही दिया था कि वो आउल आई इंक्लूजन होता है और इसमें इंट्रान्यूक्लियर काउड्री A इंक्लूजन होता है जो कि ईस्नोफिलिक होता है। अब हम कैसे याद करेंगे कि काउड्री A किस में होता है, काउड्री B किस में याद होता है। तो देखिए, काउड्री A इंक्लूजन्स जो हैं वो उसको हम याद करते हैं हे से। तो H फॉर हर्पीज, A फॉर काउड्री A एंड Y फॉर येलो फीवर। मीन्स कि काउड्री A बॉडीज जो हैं वो हर्पीज में और येलो फीवर में होती हैं। देन काउड्री B, काउड्री B को हम याद करते हैं बैप से, बैप या बाप जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो B से हो गया काउड्री B बॉडीज, A से अडीनो वायरस एंड P से पोलियो वायरस। तो अडीनो और पोलियो वायरस में होता है काउड्री B। मैं आपको दोबारा से एक अच्छे से ओवरव्यू दे देती हूँ। मैंने आपको अभी तक जो भी पढ़ाया उसका मैं आपको शुरू से बता दे रही हूँ। तो हमने शुरू किया था हर्पीज वायरस से जो कि HSV1, HSV2, वेरिसेला जोस्टर, इप्सिन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, HSV 6, 7, 8 था। HSV1 में हमने देखा कि वो स्टोमेटाइटिस कर रहा था, कंजक्टिवाइटिस कर रहा था, लेबियालिस कर रहा था। रुकिए मैं आपको इमेजेस दिखा दे रही हूँ।
ठीक है, तो हमने पहले HSV-1 से शुरू किया था, जो कि स्टोमेटाइटिस करवा रहा था, हमारे कंजक्टिवाइटिस करवा रहा था, किरेटो कंजक्टिवाइटिस करवा रहा था, लेबियालिस करवा रहा था, विटलो करवा रहा था, टेम्पोरल लोब एनकेफ्लाइटिस करवा रहा था, इसोफेजाइटिस करवा रहा था और इरिथमा मल्टीफॉर्मी कर रहा था। इसके अलावा हमने देखा था HSV-2 वायरस, जिससे हर्पीज जेनिटैलिस हो रहा था और नियोनेटल हर्पीज हो रहा था। आफ्टर दैट हमने देखा था वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, जो कि चिकन पॉक्स करवाता है, शिंगल्स करवाता है। देन हमने देखा था इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि होता है इप्स्टीन बार वायरस से, और वो हेट्रोफाइल एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है। वहीं अगर ये जो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस CMV की वजह से हुआ है तो ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडी नेगेटिव होगा। देन ये है बर्किट लिम्फोमा, जो कि इप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होता है। देन नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ये भी इप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होता है। देन ये इसोफेजाइटिस, जो कि CMV वायरस से होता है एड्स पेशेंट में। फिर CMV वायरस से एड्स पेशेंट में एक तो इसोफेजाइटिस होता है और एक CMV रेटिनाइटिस होता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। देन हमने CMV के बाद पढ़ा कि जो CMV जो है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है, न्यूनेट को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको परमानेंट हियरिंग लॉस, परमानेंट विजुअल लॉस हो सकता है, ब्रेन एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, उसका प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है, और उसके और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन रोजियोला इन्फेंटम, जो कि HHV-6 और 7 से होता है। उसके बाद हमने पढ़ा HHV-8, जो कि कपोसी सार्कोमा करवाता है, मेनली एड्स पेशेंट्स में और ट्रांसप्लांट पेशेंट में। फिर हमने देखा कि काउडरी टाइप A, टाइप B बॉडीज़ होता है। काउडरी A को हम याद करते हैं HAY से, जो कि होता है हर्पीस एंड येलो फीवर। फिर हम काउडरी B को याद रखते हैं बाप से, जो कि होता है अडीनो वायरस एंड पोलियो वायरस। फिर हमने बताया ज़ेंक स्मेयर के बारे में, जो कि HSV-1, 2 एंड वेरिसेला जोस्टर में पॉजिटिव होता है, लेकिन अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है ये टेस्ट, अब हम इसको नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी के वायरसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।